नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, थोड़ी देर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। इसकी अध्यक्षता बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। शाम 5 बजे तक इस बैठक के चलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी, संगठन प्रभारी भी बुलाए गए हैं। कोरोना महामारी के बाद बीजेपी की यह सबसे बड़ी बैठक है। इसमें संगठन का विस्तार, आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी कार्यक्रम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए खास रणनीति तैयार कर रही है, जिस पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही किसान आंदोलन से पैदा हुए हालात पर भी चर्चा होनी है। और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विनीत, कितने बजे बैठक शुरू होगी और कौन कौन से लोग वहां पर पहुंच गए हैं? हाँ जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैठक जो है लगभग 10:30 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस बैठक की उद्घाटन करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आपको कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर वह बैठक शुरू होगी, जहाँ पर विभिन्न संदेश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय का नारा दिया गया है। जो दीनदयाल उपाध्याय का नारा था, अंत्योदय तक विकास पहुंचने का नारा था, वो यहां पर में लिखा गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 संदेश जो है वो यहां पर में लिखे गए हैं। कड़ी मेहनत कभी में थकान नहीं लगती, लाती वह संतोष लाती है। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को वो संदेश देना चाहेंगे कि कड़ी मेहनत करें और इसके साथ ही साथ काम को ही महत्वाकांक्षा बन जाने दीजिए। ये 2 संदेश जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दिए गए हैं वो संदेश लिखे गए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के विस्तार की चर्चा करेंगे। आखिरकार चर्चा करेंगे कि जो दक्षिण भारत है वहां पर कैसे विस्तार किया जाए। इसके साथ ही साथ बंगाल में जो चुनावी राज्य है वहां पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार बंगाल में किस तरह से बिल्कुल, इन सारी चीजों के बीच में सरकार के सामने यह भी चैलेंज है कि इस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर किसानों के दिल में जो बातें चल रही हैं उनको जीता जाए, उन बातों को और साफ किया जाए ताकि किसान कानून पर ये किसान भरोसा जता सकें। जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैंने एक पोस्टर अभी यहाँ पर देखा जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो मोदी सरकार है वो प्रतिबद्ध है किसानों की आय को दोगुनी करने की। तो साफ तौर पर बीजेपी लगातार जिस तरह से कहती रही है जो 3 कृषि कानून बने हैं वो किसानों के हित में है और कहीं ना कहीं ये किसानों की आय को दोगुने करने वाले हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसीलिए वो इस तरह के अड़ंगे अपना रही है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश दिया जाएगा कि जो 3 कृषि कानून बने हैं, पार्टी पदाधिकारियों को बताया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्षों को बताया जाएगा कि वो कार्यक्रम करें और किसानों को बताएं, किसानों में कॉन्फिडेंस पैदा करें कि जो 3 कृषि कानून बने हैं वो कहीं बिल्कुल विनीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। यहां वो पार्टी की ओर से आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी केरल विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता की योगी की इमेज से उसे विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है। इसीलिए समय समय पर योगी को केरल भेजकर प्रचार कराया जा रहा है। तो योगी खिलाएंगे केरल में क्या कमल, ये यहां पर सवाल, क्योंकि जिस तरीके से ब्रांड योगी की धूम है, इससे पहले हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश में देख चुके हैं, तेलंगाना में देख चुके हैं और तमाम राज्यों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, बिहार में हम देख चुके हैं, जाकर के चुनाव प्रचार कर चुके हैं। अब यहां पर केरल में परिवर्तन यात्रा में सभा को संबोधित करेंगे। अजीत सिंह बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, योगी आदित्यनाथ का क्रेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी है और हिंदुत्व की थीम पर जब वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो उनका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होता है।
देखिए बिल्कुल अनुपम, योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है बीजेपी का जो ब्रांड हिंदुत्व के लिए जाना जाता है, जो विकास के लिए जाना जाता है। उनकी एक अपनी अलग छवि है, लिहाजा बीजेपी उन्हें पूरे देश में इस्तेमाल कर सकती है। इसके पहले तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, यूपी सब जगह आजमा चुके। और सबसे बड़ी बात, हैदराबाद जब वो गए थे उन्होंने कहा कि हम भाग्यनगर नाम कर देंगे, और वहां भी जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का वो 70% से ऊपर है। यानी जिन सीटों पर वो प्रचार करते हैं वहां बीजेपी को चुनाव में जीत दर्ज होती है। तो केरला में भी आज बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जाएंगे और 12 बजे यहां से रवाना होंगे और रात को 11 बजे वो केरल से वापस आएंगे लखनऊ। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि ऐसा चेहरा जो ब्रांड हिंदुत्व का भी चेहरा है, विकास का भी चेहरा, और जिसे लोग जानते हैं। पिछले 4 सालों में 6 बार सर्वे हुआ जिसमें देश के नंबर 1 सीएम के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए हैं। लिहाजा वो चाहे कोविड की बात हो, उसमें आपने देखा WHO, प्रधानमंत्री, कई सारी सरकारों ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तो बीजेपी को इस बात का पता है कि हम योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल किस तरीके से करें। अभी बंगाल का चुनाव आने वाला, वहां भी सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की हो रही है और नेताओं, अगर प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए उसके बाद तो निश्चित तौर पर आज का दौरा बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी काफी अहम। बिल्कुल अजीत, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो क्रेज बढ़ रहा है, जो बाकी राज्यों से योगी आदित्यनाथ की मांग है, ये बताती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर जो भरोसा जताया गया था वो भरोसा बिल्कुल सही साबित हुआ और अन्य राज्य भी अब योगी आदित्यनाथ की डिमांड कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने, वो अब कहीं ना कहीं पूरे देश को, जो बीजेपी है, जो अन्य राज्य के लोग हैं, वो समझते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा हमारे साथ होगा तो हमारी जीत तो सुनिश्चित होगी ही, लेकिन एक जो नाम होता है, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो बीजेपी को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए आप देखिए कोई भी रैली हो, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, JP नड्डा हो या फिर अमित शाह, हर मंच पर योगी आदित्यनाथ का नाम और उनके विकास के कार्यों का बखान करने से नहीं पीछे हटते। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केरल का दौरा बिल्कुल अजीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ केरल में आज जा रहे हैं, दोपहर बाद वो केरल के लिए रवाना होंगे। आज योगी की केरल में जनसभा है और ब्रांड योगी की धूम हर जगह बनी हुई है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बंगाल में चुनावी सभाएं करेंगे। केशव मौर्य की पश्चिम बंगाल में सभाएं होनी है। बंगाल में सभाएं सुबह 10:30 बजे दुला सिमला, सुबह 11:45 पर गुरुहता और दोपहर 3:30 बजे नारकेतला में ये सभाएं होंगी। शाम 6 बजे जयपुर अमता विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य की जनसभाएं हैं। तो बंगाल के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आरोपों पर मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अखिलेश यादव हताश और निराश हैं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। जो डीएनए में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। आपकी जिज्ञासा के लिए आपको बता दिया है, क्योंकि आपने अभी पूर्व में एक बहुत ही प्राचीन हमारे देश का मंदिर, उसका नाम लेने में भी आपको बड़ी दिक्कत हुई थी। आप तक अगल बगल के लोगों से पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नाम क्या है, क्योंकि नाम भी नहीं आप ले पा रहे थे। तो इसलिए जैसे अभी आपने कुछ दिन पूर्व हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर प्रश्न उठा दिया कि ये भाजपा की वैक्सीन है, प्रदेश की जनता ने ये मान लिया कि अब समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है देश को, और प्रदेश के लोगों को योगी जैसे एक महान, एक ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो कानून का राज स्थापित करे, जो प्रदेश का विकास करे। इसलिए आपको सारी परेशानी और यह हताशा और निराशा जो है वो योगी जी के कार्यों से। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में अपनी कोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिशों में जुटी है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं। कभी वो किसान पंचायत में शामिल होकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो कभी पुलिस उत्पीड़न और लॉ एंड ऑर्डर के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। 11 फरवरी के दौरे के बाद प्रियंका गांधी आज फिर प्रयागराज के दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी उस नाविक के बुलावे पर संगम नगरी रही हैं
जिसकी नाव पर वो मौनी अमावस्या के दिन बैठी थी और बाद में संगम पर जाकर स्नान किया था। नाविक सुजीत ने उन्हें बताया है कि पुलिस निषादों और मछुआरों की नाव तोड़ देती है। इसके चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उसने प्रियंका गांधी को बसवार आने का निमंत्रण दिया था। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, बताइए कितने बजे प्रियंका वहां पहुंच रही हैं और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव हैं, इसके साथ ही साथ यूपी की प्रभारी हैं और 2022 में चुनाव है और उसके पहले पंचायत चुनाव है। इस दृष्टि से प्रियंका लगातार दौरे कर रही हैं और इनका 10 दिन के अंदर दूसरा दौरा प्रयागराज का है। पहले मौनी अमावस्या के मौके पर यहां पर आकर संगम में स्नान करके उन्होंने साफ हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की थी। और जो बसवार में, जो यमुना पार इलाके के घूरपुर में बसवार गांव है, जहां पर निषादों के ऊपर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई हुई थी अवैध खनन को लेकर, उस मामले में अब आज आ रही हैं और उसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 11:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से प्रयागराज पहुंचेंगी, जहां से वो 12:30 बजे करीब बसवार गांव पहुंचेंगी और 2:15 बजे तक वहां रहेंगी। इस दौरान वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगी, तमाम महिलाएं हैं उनसे बात करेंगी। दरअसल 4 फरवरी को प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए वहां पर कार्रवाई की थी। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने छापेमारी की थी, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई थी और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के साथ हाथापाई की थी, उनके ऊपर पथराव किया था, जिसके बाद कुछ नावें भी तोड़ी गई थी, ऐसा आरोप नाविकों द्वारा लगाया गया है। इस मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सर्वेश हमें अपडेट दे रहे थे। इधर बड़ी खबर है, लखनऊ को विकास की सौगात मिली है। 300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिली है। जल शक्ति विभाग की ये परियोजनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वर्चुअली जुड़ेंगे 75 जिलों के सांसद और विधायक। 25,000 से ज्यादा पुलियों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त, विकास की सौगात यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां पर एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक अटकलें काफी तेज हो गई हैं। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को साथ आना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की बात कही है। शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय करने से इंकार कर दिया। और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ जितनी भी हैं, हम सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 22 में क्या परिवारवादी फिर से एक बार एक होगा? मैं तो चाहता हूँ परिवार भी हो, पूरा समाजवादी परिवार एक हो और समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों, और ज़रूरत भी है समय। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ज़रूरत है। अब अखिलेश, हमने अखिलेश से भी मैंने कहा सबको इकट्ठा करो, हमको भी भाई अलायंस कर लो। विलय तो नहीं करेंगे, अलायंस कर लेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। कासगंज में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश मोती को मार गिराया है। 9 फरवरी को इस शराब माफिया ने अवैध शराब की शिकायत मिलने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया था और एक पुलिसकर्मी को पीट कर जान ले ली थी। इस हमले में दरोगा बाल बाल बच गए थे। 9 फरवरी को सिपाही की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब यहां पर मुठभेड़ के बाद मोती को ढेर कर दिया गया है। कासगंज पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी मोती ढेर कर दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। मोस्ट वांटेड बदमाश मोती को ढेर किया गया। 1 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था। सिपाही की हत्या की वारदात को इसने अंजाम दिया था। कासगंज में दबिश देने के लिए पुलिस गई हुई थी। इस दौरान वहां पर मोती और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार मोती की तलाश कर रही थी। मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ मोती को ढेर किया गया था। आप देख सकते हैं डंडी लगी हुई है, यही उसकी पिस्टल पड़ी हुई थी, उसकी चप्पल पड़ी हुई थी। उससे जो एक तमंचा भी बरामद हुआ है, वह पिस्टल भी बरामद हुई है जो दरोगा से लूटी हुई थी। ये पूरी जगह को बैरिकेड कर दिया गया है, जहाँ कुछ ही देर में अभी अधिकारी और आएंगे। रात में सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे। बताया जाता है कि करीब 3 बजे के बाद उसको ढेर किया गया था और उसके पास से लूटी हुई दरोगा की पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं।
पुलिस की माने तो उससे लगातार उसको ढूंढा जा रहा था, उसके साथियों को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसके दो भाई मोदी के फरार होने में सफल रहे हैं। अब देखना होगा कि उसके साथियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। अजय शर्मा, न्यूज़ 18, कासगंज। अलीगढ़ से आ रही बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने ज्वेलर की पत्नी की हत्या का 30 घंटे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के बेटे ने ही ज्वेलरी के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। 1 करोड़ से ज्यादा सोना, चांदी, हीरे और कैश बरामद हुए हैं। पुलिस ने देर रात हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरोज नगर में बदमाशों द्वारा महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया था। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा पुलिस ने किया है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त सर्किल ऑफिसर अलीगढ़ के अनिल समानिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी, पुलिस ने किस तरीके से जांच की और तब जाकर के खुलासा हुआ कि बेटा ही अपनी मां का कातिल निकला है? अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अनिल जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल समानिया सर्किल ऑफिसर हैं अलीगढ़ के, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्जे से 1 करोड़ के कैश और जेवर वहां पर मिले हैं। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ से खबर, जहां पर कातिल बेटे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बेटे ने ही मां की हत्या की थी। ज्वेलरी के लिए मां की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। रंजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है। रंजीत, चौंकाने वाला खुलासा है। पुलिस की थ्योरी जब जांच की आगे बढ़ रही थी तो क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई हैं? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं, ये ज्वेलरी के लिए बेटे ने अपनी मां की हत्या की है और उसमें देर रात तकरीबन 2 से 3-4 बजे के करीब 1 करोड़ से ज्यादा सोने, चांदी, हीरे और कैश बरामद कर लिया गया है। और पुलिस ने ये कम से कम 30 घंटे के अंदर ये खुलासा कर दिया है। और उसमें बेटा जो था वही अपनी मां का कातिल निकला है, जिसने ज्वेलरी के लिए अपनी मां की हत्या कर दी। और एसएसपी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बदमाश जो थे, इसके 2 दोस्त थे और 2 अन्य लोग और थे, जिन्होंने पीट कर इसने अपनी मां को मौत के घाट उतारा। और जो ये सारे बदमाश थे, पुलिस ने तकरीबन 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें ये बिल्कुल पुलिस को बहुत ज्यादा अहम सुराग मिले हैं। जिसमें ये बेटा जो है, ये पैसों को लेकर कहां इसने छुपाया था, वो पैसे भी बरामद कर लिए हैं। और बहुत जल्द आज माना जा रहा है कि पुलिस इसको खुलासा कर देगी। जी, परिवार के और भी लोग होंगे, जब उन्होंने इस बात को सुना कि एक मां का कत्ल उसके बेटे ने ही कर दिया, तो उनसे आपने रिएक्शन लिए होंगे, क्या सोच रहे हैं वो? जी, मेरी तकरीबन घर के कई लोगों से बात हुई तो उनका यह कहना था कि हम रात को शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक उससे पूछ रहे थे कि अगर तूने कुछ किया है तो हमको बता दे, क्योंकि वो लड़का जो है वो शुरू से शक के घेरे में था। और जब उससे बात की तो वो लगातार मना कर रहा था कि मैंने इस तरीके की कोई भी ऐसी घटना नहीं करी है। लेकिन जब पुलिस ने देर रात उसको सख्ताई से उससे पूछताछ की तो रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।